सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते हैं या फिर जो भी आईटी इंजीनियर होते हैं, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ऐप बनाने होते हैं। तो उन डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को बनाने के लिए या फिर वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? पहले हम पानी होता है, पानी को गर्म करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसे दूध डालते हैं और फिर उसे गर्म कर कर चाय बनती है। तो चाय बनाने का भी एक प्रोसेस होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने का भी एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मॉडल्स। तो सिंपल भाषा में मैं कहूं कि सॉफ्टवेयर को बनाने का प्रोसेस को ही हम कहते हैं मॉडल्स, या फिर उनमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं उन्हें ही हम कहते हैं मॉडल। अब यहां पर मैंने डीएडी क्या लिखा है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज नोन एज मॉडल्स। अब गाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स ना काफी तरह के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप्स लिख रखा है: क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप वाटरफॉल मॉडल, इवोल्यूशनरी वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल वाटरफॉल मॉडल एंड आरएडी वाटरफॉल मॉडल। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर ये काफी ज्यादा फेमस मॉडल है। एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे मॉडल होते क्या हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना 5 पन्नों के नोट्स दूंगा। उन 5 पन्नों में ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल्स, बस अगर आपने वो 5 पन्ने पढ़ ली और ये वाली वीडियो देख ली तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन सारे मॉडल्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है और हम कहां पर कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज, जैसे कि हमारे पास काफी सारे मॉडल होते हैं ना, तो जो इनका ब्लूप्रिंट होता है या फिर हम कह सकते हैं जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। एक बार आपने इनका स्ट्रक्चर देख लिया, समझ लिया, तो आप इन मॉडल्स को ना काफी ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुल मिला के 6 स्टेप होते हैं: फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब जो दो हमारे ऊपर के दो स्टेप्स है ना, उन्हें हम कहते हैं एनालिसिस फेज, और जो लास्ट के 4 स्टेप्स हैं उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज। गाइस, ये सारा का सारा ना नोट्स में लिखा हुआ है और बुलेट पॉइंट्स बना के नोट्स लिख रखे हैं। काफी ज्यादा आसानी से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो नोट्स काफी ज्यादा मेहनत के साथ बनाए गए हैं। बस आप इस वीडियो को देखिए, आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। 5 पन्नों के नोट्स है कुल मिलाकर। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। अब हमारे पास कोई क्लाइंट है, वो हमारे पास आया, उसने कहा कि मेरी ऐसी ऐसी ऐप बना दो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या जो हमारे क्लाइंट ने ऐप बोली है, क्या वो पॉसिबल है या फिर पॉसिबल ही नहीं है। और जितना हमें क्लाइंट पैसा दे रहा है, उतने में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो भी पाएगी या फिर नहीं भी हो पाएगी। तो फिजिबिलिटी स्टेप में यही आती है कि सबसे पहली बात कि जो क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट दे रहा है या फिर सॉफ्टवेयर बनाने को दे रहा है, वो पॉसिबल है भी हमारी टीम के लिए बनाना या फिर पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉइंट क्या होता है कि जो कॉस्ट में हमें क्लाइंट कह रहा है कि तुम भाई 5 लाख में मेरा ये सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बना दो, तो क्या ये 5 लाख में बन भी पाएगी या फिर इसे 6 लाख बनेंगे। तो यही होती है फिजिबिलिटी। तो आपसे पूछे कोई फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, तो आपको ये 2 पॉइंट ही बताने हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट, अब हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, हमने ये देख लिया कि इतनी कॉस्ट है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हमारी टीम बना सकती है। अब हम देखेंगे कि इसमें इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेंगी, रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, इसमें मशीन लर्निंग लगेगी नहीं लगेगी, इसमें वेब डेवलपमेंट लगेगी नहीं लगेगी। तो उसी के हिसाब से हमें अपने इंजीनियर चाहिए होते हैं, अपनी टीम चाहिए होती है। तो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं, परखते हैं, और जैसे ही हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें एक एसआरएस मिलता है। गाइस, एसआरएस क्या होता है? एसआरएस एक तरह की रिपोर्ट होती है जो कि हमें बताती है, जो कि हमें एक आउटलाइन दे देती है कि इस सॉफ्टवेयर में ये चीजें होंगी।
ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है उसका आउटपुट होता है हमारे पास एसआरएस। मतलब ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम उसका जो फ्रंट एंड है, जैसे हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में दो मेन चीज क्या होती है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। हमने डिसाइड कर लिया कि जो हम फ्रंट एंड है वो रिएक्ट जेएस से बनाने वाले हैं और जो बैक एंड है वो हम बनाने वाले हैं जेंगो से। तो फिर हमें 2-3 पाइथन के कोडर चाहिए होते हैं और 2-3 हमें रिएक्ट जेएस के कोडर चाहिए होते हैं और बहुत सारी बात, मतलब हमने एक आउटलाइन बना ली। तो इस चीज को ही हम कहते हैं एसआरएस। अब हमारे पास एनालिसिस फेज खत्म हो गया, हमने ये देख लिया कि ये सॉफ्टवेयर बन भी सकता है या फिर ये सॉफ्टवेयर नहीं भी बन सकता, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने सब कुछ देख लिया है। अब हमें देखना है डेवलपमेंट फेज। अब हमें इसको बनाना है, अब हमने सॉफ्टवेयर को बनाना है। सॉफ्टवेयर को बनाने में सबसे पहले हम डिजाइनिंग करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे, उसको डिजाइन करते हैं। मतलब जैसे आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग को अपने प्लेन पेपर पे बनाता है ना, उसकी ड्राइंग करता है ना, वैसे ही हम पहले उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको कोड करेंगे, कोडिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आसान पॉइंट है, कोडिंग करेंगे और कोडिंग के बाद टेस्टिंग करेंगे। दूसरा 5वां पॉइंट है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब जब हमने कोडिंग करी है, कोडिंग एक इंसान तो करेगा नहीं। जब अपन बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो मान लो हमारी 5 बंदों की टीम है, तो मान लो कि इस बंदे ने फ्रंट एंड बनाया है, इस बंदे ने बैक एंड बनाया है और इस बंदे ने, मतलब ऐसे मान लेते हैं हम 2 बंदों ने फ्रंट एंड बनाया, 2 बंदों ने बैक एंड बनाया है। मतलब अब इसके काम को, मतलब फ्रंट एंड को हमें बैक एंड से जोड़ना भी तो है, जोड़ना भी तो है। मतलब कि हमारी टीम में 5 इंजीनियर हैं, उन्होंने इंडिविजुअली अपना काम कर लिया है। इंडिविजुअली प्रोजेक्ट को हम, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैंने ना 5 गोलों में तोड़ दिया है, इस गोले को मैंने 5 गोलों में तोड़ दिया है, इससे मिलकर ये वाला प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, अब एक इंजीनियर तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, तो मैंने क्या करा, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 5 इंजीनियर अपॉइंट करे। 5 इंजीनियरों ने, पहला इंजीनियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, उन्होंने अपने अपने काम करे। अपने अपने काम को करने के बाद हमें इसको जोड़ना भी तो है। ऐसे थोड़ी ना है कि जो हम अपने क्लाइंट है उसे हिस्सों में उसका सॉफ्टवेयर देंगे, उसे जोड़ के तो देना है। तो इस जोड़ने के प्रोसेस को ही, मतलब इन 5 को जोड़ने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन करने के बाद, जोड़ने के बाद हम उसकी दोबारा से टेस्टिंग करते हैं कि अब ये जो हमारा कंप्लीट मॉडल बन चुका है, इसकी अब फाइनल टेस्टिंग की बात हो रही है सिस्टम टेस्टिंग में। फिर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, फिर हम उसे अपने क्लाइंट को दे देते हैं या फिर हम उसे प्ले स्टोर पे डाल देते हैं। और अब देने के बाद ना क्या होता है कि यूजर्स उसे यूज करते हैं या फिर हमारा क्लाइंट उसे यूज करता है। तो क्लाइंट कहता है कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, या फिर मैं इसमें और कुछ चीज ऐड करवाना चाहता हूं, तो उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस। तो आई होप अब आपको SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं और इन 6 मॉडल के बारे में डिटेल में समझते हैं। आप उसको डायग्राम बता देते हैं, इसके एडवांटेजेस बता देते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस बता देते हैं, तो आगे वो नहीं पूछ पाएगा। बस आपको इसका डायग्राम बनाना है, इसके एडवांटेजेस बताने हैं, इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं और डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। जैसे आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे तो आप क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन कर देंगे या फिर किसी भी मॉडल को एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, फिर हम जानेंगे आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, फिर इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है गाइस, जैसे कि हमने अभी SDLC पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना तो आप मॉडल्स आसानी से पढ़ पाएंगे। SDLC की थोड़ी वेरिएशन कर हम डिफरेंट मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि स्टेप तो वही होते हैं ना। अब क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को हम लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं और रिजिड मॉडल भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल क्या होता है या फिर रिजिड मॉडल क्या होता है, तो वो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी कि ये प्रोजेक्ट संभावित है भी या नहीं, या फिर जो क्लाइंट हमें बता रहा है उसी कोस्ट में बनना है या नहीं बनना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का आउटपुट क्या होता है, SRS होता है, इसके बारे में बता चुका हूँ। ये सारे वही स्टेप हैं, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम डिजाइन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब क्या होता है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में, जैसे हमने फिजिबिलिटी स्टडी करी, पहला स्टेप करा, पहला स्टेप करने के बाद हम दूसरे स्टेप पर आए, दूसरा स्टेप करने के बाद हम तीसरे स्टेप पर आए।
तीसरे स्टेप करने के बाद हम कोडिंग एंड टेस्टिंग में आए। अब जैसे ही हम चौथे स्टेप में आए ना, तो हमें पता लगा कि हमने ना डिजाइनिंग में कुछ गड़बड़ कर दी थी। डिजाइन वाले फेज में पता नहीं लगा, जब हम यहाँ पर थे तब हमें पता नहीं लगा कि हमने गड़बड़ी करी है। हम इसके नेक्स्ट फेज में चले गए, हम कोड कर रहे हैं। कोड करते वक्त हमें पता लगा कि कोडिंग में ना एक और फंक्शन हमें ज्यादा लेना था, या फिर एक और वेरिएबल हमें ज्यादा लेना था, जो कि हमने डिजाइन फेज में नहीं लिया है। तो हमारा सारा एसआरएस का प्रोजेक्ट, हमें फिर डिजाइन पे दोबारा जाना होगा ना, क्योंकि अगर हम डिजाइन पे दोबारा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तो क्या होगा, तो जैसा हमने प्रोजेक्ट सोचा है अपने क्लाइंट के लिए वैसा हम उसे प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। पर गाइस होता क्या है, जो हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल होता है ना, उसमें अगर आप कोडिंग एंड टेस्टिंग के स्टेप पे आ गए तो आप ना पीछे नहीं जा सकते, पीछे वाले स्टेप में नहीं जा सकते, मतलब आप डिजाइन फेज में दोबारा नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब आप पीछे नहीं जा सकते, आप आगे जाएंगे, क्योंकि एरो मैंने इस हिसाब से बनाए हैं। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल काफी ज्यादा बेकार मॉडल है, काफी ज्यादा ओल्ड मॉडल है। क्यों? क्योंकि अगर पीछे आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, आपको आगे ही बढ़ना होता है और हमारा सारा प्रोजेक्ट बिगड़ जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज में आ गया है। इसका एडवांटेज क्या है, ये इजी टू मेंटेन है। क्या है ये? इजी टू मेंटेन है। ये सारी बातें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं। अब क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में डिसएडवांटेज क्या था? क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में डिसएडवांटेज ये था कि हम आगे वाले स्टेप से पीछे वाले स्टेप्स में नहीं जा सकते। पर इसको सॉल्व करा हमारे पास आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ने। आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में होता क्या है कि जैसे कि हमने फिजिबिलिटी स्टडी करी, अब यहाँ पर आरए डिजाइन सीएनटी, मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, नाम वही है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोडिंग एंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम डिजाइन, सॉरी सिस्टम टेस्टिंग है, यहाँ तो सिस्टम टेस्टिंग आएगा, एंड डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब गाइस जो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, अगर हम डिजाइन पे रहे और हम डिजाइन के बाद आ गए कोडिंग एंड टेस्टिंग वाले स्टेप में। अब कोडिंग एंड टेस्टिंग वाले स्टेप में हमें यह पता लगा कि हमने डिजाइन वाले स्टेप में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो हम डायरेक्ट डिजाइन वाले फेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां से यहां की कोई एरो है नहीं है। इसके बाद या तो हम यहां जा सकते हैं, कोडिंग एंड टेस्टिंग के बाद केवल हम यहां जा सकते हैं। तो अगर हमें कोडिंग एंड टेस्टिंग के में पता लगा कि हमने डिजाइन में कुछ गड़बड़ करी है और हमें डिजाइन में वापस जाना है, तो सबसे पहले हमें कहां जाना होगा? सबसे एंड में जाना होगा, मतलब पहले यहां जाना होगा, फिर यहां जाना होगा, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस के पास जाना होगा। जैसे ही हम डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस के पास जाएंगे, फिर ही हम जा सकते हैं डिजाइन के पास। मतलब कि हमें सबसे पहले आखिरी वाले पॉइंट पे जाना होगा, तभी हम पीछे जा सकते हैं। तो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का कुछ डिसएडवांटेज जो है वो कवर करता है, पर पूरा कवर नहीं करता। ये कितना अच्छा होता कि मतलब कोडिंग एंड टेस्टिंग पे हम हैं, कोडिंग एंड टेस्टिंग पे हैं और हमें पता लगता है डिजाइन में हमने गड़बड़ी कर दी है, तो यहीं से हम डिजाइन में जंप करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इसका एडवांटेज था कि हमने इसमें पीछे जा सकते हैं, और इसका डिसएडवांटेज ये था कि हम जब पीछे जा रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले आखिरी वाले स्टेप पे जाना पड़ रहा है, हम डायरेक्ट पीछे नहीं जा पा रहे। तो ये था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब हम आगे जानते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है और इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है। तो गाइस, अब हमने इस वीडियो में एसडीएलसी के बारे में देख रखा है, वाटरफॉल मॉडल, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, और क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ रखा है। अब गाइस, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो क्या और भी हमारे पास अच्छे मॉडल हैं वाटरफॉल मॉडल से भी, जो क्लासिकल और आइटरेटिव है। मतलब वाटरफॉल मॉडल के दो टाइप है, एक आइटरेटिव और एक क्लासिकल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो क्या उससे भी कुछ अच्छा है? हाँ गाइस, उससे भी अच्छा है। हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल्स, एंड प्रोटोटाइप मॉडल से भी अच्छा है इवोल्यूशनरी मॉडल्स। देखते हैं कि आखिरकार प्रोटोटाइप मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल है क्या। तो जो प्रोटोटाइप मॉडल्स है वो एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल है, मतलब वाटरफॉल मॉडल का ही एक दूसरा वर्जन है, मतलब एक अच्छा वर्जन हम कह सकते हैं। इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसकी बेसिक प्रिंसिपल इसके नाम में छुपी हुई है, प्रोटोटाइप। मतलब पहले हम एक डमी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डमी मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मतलब कंप्लीट नहीं है, डमी बनाया है, मतलब बिल्कुल डमी बनाया है, प्रोटोटाइप बनाया है। मतलब हमने उसकी पूरी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं करी है। बिल्ड प्रोटोटाइप डमी बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर, मतलब कि हम उसका डमी बना लेते हैं, इस प्रोजेक्ट में इतने इतने फीचर होंगे, ये फ्रंट एंड होगा, ये बैक एंड होगा,
इसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, तो हम इसका डमी बनाते हैं। डमी बनाने के बाद हम इसको क्लाइंट के पास भेजते हैं। क्लाइंट फिर उस डमी को देखता है और क्लाइंट फिर बताता है कि इस डमी में क्या क्या कमियां हैं या फिर ये डमी सही है। अगर क्लाइंट कह देता है ये डमी सही है तो हम फिर ना डेवलपमेंट वाले फेज में आ जाते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर आगे का पार्ट करते हैं और फिर अपने क्लाइंट को दे देते हैं। पर अगर क्लाइंट डमी वाले पार्ट में ही हमारा कुछ गलती निकाल देता है तो हम दोबारा से डमी वाला पार्ट क्लाइंट से लेते हैं, डमी वाले पार्ट को कुछ कुछ सही करते हैं, फिर क्लाइंट को दोबारा भेजते हैं, फिर क्लाइंट कुछ हमारी गलती बताता है, फिर हम उस डमी वाले पार्ट को सही करते हैं। तो ये लूप में चलता रहता है और हम डमी वाले पार्ट को तब तक सही करते रहते हैं जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो जाए, क्योंकि एक बारी डमी वाला पार्ट में क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया ना, फिर तो केवल हमें उस डमी वाले पार्ट की इंप्लीमेंटेशन करनी है, यानी डेवलपमेंट पार्ट करना है। ठीक है गाइस, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है, इसको डिटेल में हम आगे जानेंगे। अब प्रोटोटाइप मॉडल में रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक यूज होती है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्निक क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी है रैपिड प्रोटोटाइपिंग फॉर बिल्डिंग प्रोटोटाइप। अब ये रैपिड प्रोटोटाइप एक मशीन है, मतलब ये एक टेक्निक है, मशीन नहीं है, एक टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप बना सकते हैं। अब हमें प्रोटोटाइप मॉडल यूज क्यों करना है? इसके दो तरीके हैं मतलब दो कंडीशन में हमें ये यूज करना है। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब हमें जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाना है, मतलब कि यूजर चाहता है भाई मेरा मतलब सॉफ्टवेयर इतना शानदार बना दो, फ्रंट एंड इतनी शानदार बना दो कि मतलब कि जो बाकी के लोग बाग है ना, जब वो मेरा वेबसाइट देखें, उसका बाहर का पार्ट देखें तो वो मतलब जा ही ना पाए उस वेबसाइट से। मतलब कि यूजर इंटरफेस का क्या मतलब होता है? यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जब यूजर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, मतलब कि यूजर कहता है कि तुम, यूजर मतलब क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट होता है वो हमें कहता है कि तुम जितने भी पैसे ले लो, पर मुझे जैसी मैं वेबसाइट कह रहा हूं ना वैसी बनाओ, उसमें बारीक बारीक गलतियां भी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हम डमी बनाते हैं, फिर क्लाइंट को देते हैं और ये लूप में चलता रहता है। मतलब जब यूजर इंटरफेस पे ज्यादा प्रभाव डाला जाए या फिर वो डोमिनेंट फैक्टर हो तो तब हम प्रोटोटाइप मॉडल को यूज करते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारी टीम है ना उसके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे डेवलपर्स हैं वो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, क्लाइंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया और हमें उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना पता हो, तो हम पहले डमी बनाते हैं और फिर क्लाइंट को भेजते हैं। क्या जो आप ऐप कह रहे थे या फिर वेबसाइट कह रहे थे क्या ये इसी से मिलती जुलती है? अगर नहीं है तो आप इसमें कुछ चेंजेस करके दे दीजिए। ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है। अब ये देखो, अब मैंने आपको बता दिया है कि प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है। अगर आप इसका डायग्राम समझ लेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको समझा दिया तो आप डायग्राम इसका खुद भी बना सकते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है कि हमें इसके लिए कौन कौन से डेवलपर चाहिए, कौन कौन से टूल चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। फिर ये लूप बना रखा है, ये लूप क्या है? ये डमी वाला लूप है कि हम डमी बनाते हैं, फिर अपने यूजर को देते हैं, मतलब क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट उसमें गलती निकालता है, फिर हम डमी को वापस अपने पास लाते हैं, उस डमी में कुछ कुछ चेंजेस करते हैं और क्लाइंट को दोबारा से देते हैं। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, फिर उसका जल्दी से डिजाइन करा, फिर हमने उसका प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप बनाने से पहले हमें डिजाइन करना है, जल्दी से डिजाइन करा। प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम कस्टमर पे भेजेंगे। यहाँ पर लिखा है कस्टमर इवोल्यूशन। जो हमने डमी कस्टमर को भेजा या फिर क्लाइंट को भेजा है वो उसमें कुछ गलतियां निकालेगा। अगर गलतियां निकालेगा तो हम उन गलती को रिफाइन करेंगे, अच्छी करेंगे, रिफाइन द रिक्वायरमेंट्स। और जैसे ही हम उसको रिफाइन कर देंगे फिर हम दोबारा से उसकी क्विक डिजाइन करेंगे। अब दोबारा से हमें डमी बनाना है ना, नई डमी बनाना है, तो दोबारा से उसकी क्विक डिजाइन करेंगे, फिर प्रोटोटाइप को बिल्ड करेंगे और कस्टमर दोबारा से इवोल्यूशन करेगा और दोबारा से हम उसकी जो भी कस्टमर ने कहा कि ये सही कर दो, वो सही कर दो, सही करेंगे। तो ये लूप में चलता रहेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही कस्टमर ने कह दिया हाँ जी डमी सही है, कस्टमर इस वाले डब्बे पे कहेगा कि डमी सही है, तो इस वाले डब्बे से ही हम आगे जा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? सिंपल है भाई, डिजाइन के बाद इंप्लीमेंट के बाद टेस्ट के बाद मेंटेनेंस। अब ये क्या चीज है? अब गाइस जो ये हमारा लूप था, इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट।
प्रोटोटाइप का दूसरा मतलब है डमी, या फिर हम कह सकते हैं डमी डेवलपमेंट, कि हम डमी को डेवलप कर रहे हैं और उसको परफेक्ट बना रहे हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट क्या होता है, आइटरेटिव डेवलपमेंट। अब इसका नाम आइटरेटिव डेवलपमेंट क्यों है, आपको याद होगा मैंने आपको आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल अभी बताया था। यहाँ पर आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि हम जब आखिरी वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं तभी हम पीछे जा सकते हैं। तो जो इसका सेकंड हाफ पार्ट है ना, वो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल पे ही वर्क करता है। हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट के बाद टेस्ट करेंगे। हमें पता टेस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट पे नहीं जा सकते, सबसे पहले हमें एंड वाले पे जाना होगा, फिर ही हम पीछे पे जा सकते हैं। तो आई होप आपको प्रोटोटाइप मॉडल समझ में आ गया होगा। तो गाइज प्रोटोटाइप मॉडल में भी का भी एक डिसएडवांटेज है, इसके काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे जीयूआई में यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जब हमारे पास नहीं है तब यूज कर सकते हैं, पर इसमें हम डायरेक्ट पीछे नहीं जा सकते। इधर भी आइटरेटिव डेवलपमेंट हो रहा है, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल चल रहा है। तो क्या इसका भी कोई अच्छा मॉडल है प्रोटोटाइप मॉडल से भी? हाँ, अच्छा मॉडल है, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। अब गाइस यहाँ पर मैंने वीएस कोड लिख रखा है, वर्जन लिख रखा है। गाइस ये वीएस कोड और वर्जन है क्या? गाइस अब ना जो इसका डायग्राम था ना, जो इसका डायग्राम था मैंने आपने नहीं बनाया तो आप चिंता मत कीजिए, इसका डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका डायग्राम नोट्स में भी बना होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अगर आप इसका डायग्राम जीएफजी से पढ़ेंगे ना तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी, पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका डायग्राम है कैसा। मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से मैं बना नहीं पाया। इसके डायग्राम में कुछ नहीं है। अब ये तो हमारा लूप में हो गया, इसका डिसएडवांटेज क्या था? यही वाला पार्ट था ना, पहला वाला पार्ट तो नहीं था ना, क्योंकि ये तो लूप में ही था प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। इसको यहाँ में करना था तो हमने क्या करा, इसको भी लूप में कर दिया है। जब हम इसको भी लूप में कर देंगे और इसको भी लूप में कर देंगे, मतलब दोनों को लूप में कर देंगे, तब हमारे पास इवोल्यूशनरी मॉडल बन जाएगा। और अगर आपको इसका परफेक्ट डायग्राम चाहिए तो आप जीएफजी पे जा सकते हैं। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है परफेक्ट डायग्राम में, इसे भी अगर आप लूप में कर देंगे तो आपका इवोल्यूशनरी मॉडल बन जाएगा। अब गाइस होता क्या है इवोल्यूशनरी मॉडल की, अगर आपसे कोई बेसिक डेफिनेशन पूछ ले तो गाइस आपने वीएस कोड तो सुना ही होगा, वीएस कोड क्या होता है, ठीक है। अब गाइस जिन जिन ने वीएस कोड नहीं सुना मैं बता देता हूं। विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडी होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक नोटपैड होता है। जैसे अपना नोटपैड होता है ना, वैसे ही नोटपैड की तरह होता है, इसमें हम कोड लिख सकते हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब होता क्या है इवोल्यूशनरी मॉडल में, अब देखो जो वीएस कोड होता है ना उसमें एक कोर पार्ट होता है और एक पार्ट होता है हमारे पास एक्सटेंशन। अभी कोड और एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे नोटपैड में हम कोड लिखते हैं वैसे वीएस कोड में हम कोड लिखते हैं, मतलब नोटपैड कोड लिखने का वो जगह वो होता है हमारे पास कोर पार्ट, नोट लिखने का जगह। एक्सटेंशन क्या होती है कि हम वीएस कोड में किस किस लैंग्वेज के कोड लिख सकते हैं। जैसे वीएस कोड में हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं C++ का कोड, या फिर सी का कोड। तो ये होती है हमारे पास एक्सटेंशन। तो एक कोर पार्ट होता है, एक एक्सटेंशन पार्ट होता है, मतलब इवोल्यूशनरी मॉडल में दो पार्ट होते हैं, कोर और इवोल्यूशनरी, और ये वर्जन में आता है, ठीक है। अब ये वर्जन का क्या मतलब है, जैसे कि हमने किसी भी सॉफ्टवेयर का कोर पार्ट बनाया, मतलब नोटपैड टाइप बना दिया, ठीक है, तो ये इसका कोर पार्ट हो गया, ठीक है। जैसे हमने इसका कोर पार्ट हो गया और इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं डाली है तो हम इसको ना मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है, वर्जन 1 कह के कि भाई वीएस कोड का वर्जन 1 है, इसमें केवल कोड पार्ट है, इसमें एक्सटेंशन कुछ नहीं है, मतलब कि केवल तुम इसमें टाइप कर सकते हो। फिर हम इसका वर्जन 2 लाएंगे। वर्जन 2 में क्या होगा, हम इसमें एक्सटेंशन डाल देंगे, तुम इसमें सी की कोडिंग कर सकते हो और C++ की कोडिंग भी कर सकते हो। फिर हम इसका वर्जन 2.1 लाएंगे, इसमें हम पाइथन के एक्सटेंशन और ऐड कर देंगे, फिर जावास्क्रिप्ट की, मतलब धीरे धीरे हम इसके वर्जन बढ़ाते जाते हैं और डेवलपमेंट करते जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हमें ना जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसे बनाने में ज्यादा टाइम लगता है और यूजर को ना जल्दी से सॉफ्टवेयर मिल जाता है, क्योंकि हमने कोड बनाया, यूजर को जल्दी से सॉफ्टवेयर दे दिया। इसका फायदा ये होता है, और इसको हम डेवलप कर सकते हैं, बार बार डेवलप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये इसलिए मैंने वीएस कोड और यहाँ पर वर्जन लिखा है, ये डिटेलिंग आपको नोट्स में मिल जाएगी इसकी। अब इसमें क्या होता है, इटरेशन ऑफ डिजाइन बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय सीन, मतलब ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी है, डिजाइन बिल्ड मतलब इंप्लीमेंट, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मेंटेन, मतलब ये वाली चीज भी हमारी लूप में होती है। ये मैंने लिखा था आइटरेशन मतलब बार बार घूमना लूप में, और डिजाइन बिल्ड टेस्ट एंड डिप्लॉय सीन। अब इसका एडवांटेज क्या होते हैं, अभी तक जो भी हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, क्लासिकल पढ़ा हो, चाहे इटरेटिव पढ़ा हो, चाहे प्रोटोटाइप पढ़ा हो, ये स्मॉल मॉडल्स में काम आते हैं। अगर हमें लार्ज प्रोजेक्ट बनाने जैसे कि वीएस कोड जैसा,
तो हम क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा एरर रिड्यूस होते हैं। एक एडवांटेज मैंने आपको इसका अभी भी बताया कि यूजर को सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी मिल जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड टू इम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा फीचर विद कोर फीचर्स। अब होगा क्या, जैसे हमने वर्जन बनाया, कोर इसमें कोर है, मतलब एक वर्जन बना दिया, मतलब नोटपैड बना दिया और वो सी और C++ सपोर्ट करती है, वो वर्जन 1 है। अब वर्जन 2 में हम क्या चाहते हैं कि वो पाइथन भी सपोर्ट करे। तो उसमें क्या है, जो एक्स्ट्रा फीचर है ना, वो पाइथन हम डालना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फीचर विद कोर फीचर। कोर फीचर मतलब पुराने वाले फीचर, मतलब जो पुराने वाले फीचर्स हैं और जो एक्स्ट्रा फीचर नए वर्जन में जो हम एक्स्ट्रा फीचर डालने चाहते हैं, तो जो भी हम नया वर्जन डाल रहे हैं उसमें, तो उससे ना पुराने वाले वर्जन में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो वाली चीजें नहीं बिगड़नी चाहिए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, इस वजह से हार्ड टू इंप्लीमेंट है। डायग्राम आप GFG पे देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ये दोनों लूप में हो जाते हैं। आई होप आपको प्रोटोटाइप मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो चलिए गाइस, हमने अब क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने SDLC डिस्कस कर लिया है, हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल डिस्कस कर लिया है, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल काफी ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि जो हमारे पुराने मॉडल हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं। तो जैसा हमारा इवोल्यूशनरी और प्रोटोटाइप मॉडल होता है ना, तो जैसा हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल होता है ना, वैसे ही कुछ कुछ हमारा स्पाइरल मॉडल होता है। पर अभी तक जो हमने 4 मॉडल देखे हैं ना, उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये एक लौता ऐसा मॉडल है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट से मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें 5 बंदों की रिक्वायरमेंट है और वो 5 बंदे हमने सेलेक्ट भी कर लिए हैं, ठीक है। अब उन 5 बंदों में से ना एक बंदा काफी अच्छा डेवलपर है और वो उसे ना सब कुछ आता है, उसे जावास्क्रिप्ट भी आती है, उसे पाइथन भी आती है, उसे रिएक्ट जेएस भी आता है, मतलब वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, उसे सब कुछ आता है। और उस वो ना इन 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 चारों को ना कोऑर्डिनेट करता है, उनका हेड है और सारा कोड इसे ही पता है, ठीक है गाइस। अब होगा क्या कि अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट के बीच में ये वाला बंदे ने कह दिया कि अब मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाऊंगा, मैं ये कंपनी छोड़कर जा रहा हूं, तब हम क्या करेंगे, हमारा तो सारा नुकसान हो गया, क्योंकि इस बंदे के पास ही तो सब कुछ था ना, मतलब सब कुछ सारी नॉलेज थी कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे जा रहा है। और ये अगर प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ के चला जाता है तो ना ही हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से बन पाएगा और ना ही कुछ हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं और इस बंदे के साथ, इसको कंसिडरेशन में कैसे ले सकते हैं, या तो इस बंदे के साथ हम एक और अपना बंदा बिठाएं, 2 बंदों को बिठाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये वाला बंदा कोडिंग फेज में है, होता क्या है, सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट फेज होता है, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले फिजिबिलिटी देखते हैं हम, फिर रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन होती है, डिजाइन के बाद क्या होता है, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो जो कोडिंग कर रहा है और टेस्ट कर रहा है ना, वही हेड होता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है। अब होता क्या है, अगर वो हेड भाग के चला गया ना, तो जो डिजाइनिंग का हेड है ना, क्योंकि जो डिजाइनिंग का हेड होगा ना, उसे सब कुछ पता होगा कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मोटी मोटी चीजें हैं, और उसे थोड़ा बहुत कोड भी आता होगा, तभी तो वो डिजाइनिंग में बैठा है, तभी तो वो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो डिजाइनिंग के हेड है ना, उसको क्या बना देंगे, कोडिंग का हेड बना देंगे उस केस में। तो बेसिकली स्पाइरल मॉडल में हम रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं, ठीक है गाइस। अब इसमें होता क्या है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखो हमने यहाँ से शुरुआत करा है, ओरिजिन से चालू करा है, इस वाले क्वाड्रेंट से चालू करा है, फिर हम यहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं, यहाँ गए, मतलब इधर जा रहे हैं पहले, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, पहले में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मतलब कि अगर वो डेवलपर हेड चला जाता है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पहले से ही सोच के रखते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, या तो हम डिजाइन वाले को दे देंगे या फिर उसके साथ एक और बंदा बिठाएंगे। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोच के रखते हैं। आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व रिस्क, अब वो बंदा छोड़ के चला गया तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि बंदा छोड़ के चला गया। अब क्या कर सकते हैं, हम डिजाइन वाले बंदे को बिठा सकते हैं और उस रिस्क को रिसॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को रिसॉल्व करते हैं। डेवलपमेंट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, अब क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में अगर हमें कुछ कुछ चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि अब जो हेड वाला बंदा है जो पहले प्रोजेक्ट बना रहा था वो कुछ और प्रोजेक्ट बनाता, हालांकि उस प्रोजेक्ट तक हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा डेवलपर था। अब हमारे पास वो वाला डेवलपर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज करेंगे, उसको डेवलप करेंगे और उसके इर्द गिर्द
जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बनने वाला था, कोशिश करेंगे कि उसके इर्द गिर्द आए, मतलब डेवलपमेंट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या आता है, वही कोडिंग एंड टेस्टिंग आती है, डिप्लॉयमेंट आती है, मेंटेनेंस आती है, इंटीग्रेशन आती है। जो हमने एसडीएलसी में पढ़ा था वही डेवलपमेंट है हमारे पास। फिर हम आते हैं लास्ट में, रिव्यू प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। अब क्या होता है कि अब सोचो कि और कोई दिक्कत आ गई। अब और कोई दिक्कत कैसे आ सकती है कि हमें अपना बजट कम पड़ गया, या फिर हमारे पास वो उपलब्ध रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं आ रहा बीच में, तो मतलब कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है और नेक्स्ट फेज के लिए तैयार रहना है। जैसे ही नेक्स्ट फेज में आएंगे तो हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे। देखो पहले यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे रुक गए, फिर हमारे कुछ और गड़बड़ी आई, फिर हमने दोबारा से ये करा। ये साइकिल में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जितना बड़ा सर्कल का रेडियस होगा उतना ही हमें टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को बनाने में, और जितना हमें टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को बनाने में उतना ही हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो मैंने यहाँ चौथा पॉइंट लिख रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट द कॉस्ट। जितनी बड़ी रेडियस उतनी बड़ी कॉस्ट होगी। ईच लूप ऑफ द स्पाइरल इज कॉल्ड फेज। एक एक लूप फेज कहलाता है, मतलब कि यहां से लेकर हमने चालू करा तो यहां तक, ये वाली चीज ना एक फेज है, यहां से लेकर यहां तक। ईच लूप, हर एक लूप स्पाइरल का क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। नंबर ऑफ लूप वेरी। अब किसी प्रोजेक्ट में कितने 5 लूप होंगे, किसी प्रोजेक्ट में 10 लूप होंगे, तो नंबर ऑफ लूप्स वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ रिस्क हैंडलिंग। तो आई होप आपको स्पाइरल मॉडलिंग मॉडल पता लग गया होगा, इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा, इसके पॉइंट समझ में आ गए होंगे, डिटेलिंग नोट से मिलेगी आपको। इसके एडवांटेज क्या है, रिस्क हैंडलिंग होती है, लार्ज प्रोजेक्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की होती है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क हैंडलिंग हो रही है, दोनों कोरिलेट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा टाइम लगता है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा हमारी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर हमने स्पाइरल मॉडल भी पढ़ लिया है। अब गाइज हमारे ना काफी ज्यादा मॉडल होते हैं, पर हमने जो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है जो हर इंजीनियर को पता ही होने चाहिए, वो है वाटरफॉल, क्लासिकल, वाटरफॉल, आइटरेटिव, प्रोटोटाइप, स्पाइरल एंड इवोल्यूशनरी। इसमें एक और होता है आरएडी मॉडल। जो आरएडी मॉडल होता है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, स्पाइरल मॉडल से भी अच्छा होता है। इवोल्यूशनरी मॉडल मतलब ऐसे ही होता है, वो भी किस पे काम करता है, एसडीएलसी पे ही काम करता है। तो गाइज अब जो ये आरएडी मॉडल है, मैं चाहता हूं इसे आप खुद पढ़ें और खुद से इसे समझें। एसडीएलसी का यूज कर आप इसे जीएफजीपी से पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब भी अगर आपको इस समझ में नहीं आता है तो इसको हम समझाएंगे अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, और इंस्टाग्राम चैनल पे पूरी वीडियो आएगी आरएडी मॉडल पर। जो आरएडी मॉडल होगा ये हमारा फाइनल मॉडल होगा, छठा मॉडल होगा। इसके बाद सारे जो इंपॉर्टेंट और कोर मॉडल होते हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। वैसे आप इसे खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल एसडीएलसी पे ही वर्क करता है। और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो फिर इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर डलेगी, तो जाओ फॉलो करो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इसे खुद पढ़ के अपनी प्रैक्टिस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसका लिंक, ये कहां से पढ़ना है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उधर जाके फॉलो करो ताकि जब भी इसकी वीडियो आए तो आप इंस्टाग्राम पर उसे पढ़ लो। और वीडियो के साथ ही मैं इसके नोट डाल दूंगा, और बाकी एसडीएलसी के नोट्स और 5 मॉडल के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो ना गाइस तो इस वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एक लाइक से ना ये वीडियो, मेरी वीडियो ना, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। आप देख सकते हैं आधे घंटे से ऊपर की वीडियो, आधे घंटे के आसपास की वीडियो बन चुकी है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लाइक कर देंगे तो क्या होगा, यूट्यूब की नजर में ये वीडियो काफी ज्यादा ऊपर आ जाएगी, और इससे क्या होगा, ये वीडियो फैलेगी तो मेरे को मतलब थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, कि और बच्चों की भी हेल्प हो रही है, मेरे और भाइयों की भी हेल्प हो रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि हमारा कोडिंग विजार्ड करके कोई चैनल है, उस पर हम कोडिंग वगैरह सिखाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे आज हमने कोई डिफरेंट टॉपिक लिया है, कमेंट करके बताना। तो जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है ना, कमेंट जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, और अगर कोई भी डाउट ना हो ना तो कमेंट में बस ये कह देना कि मुझे पूरी वीडियो समझ में आई है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो से आपको समझ में आ रहा है। तो इस बार ना कमेंट करके जरूर जाना, लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए बी सेफ, हैप्पी कोडिंग। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।